Assalamualaikum, dear students. This is Sir Amir Rizwan for Financial Accounting. लास्ट लेक्चर में बेटे हम लोगों ने अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों बनती है, क्या वजह होती है, राइट। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते वक्त जो डिफरेंस की रीजंस हैं वो क्या हैं। ठीक, तो डिस्कशन क्या हुई थी कि एक स्पेसिफिक डेट पे कैश बुक और पासबुक ये दोनों बैलेंसेस एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, इनमें डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस क्यों आता है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब डिफरेंस आता क्यों है उसकी टोटल 4 रीजंस हैं। अब वो रीजंस क्या हैं उनको इस वक्त हम डिस्कस करेंगे जी। तो अब ये बेटे देखिएगा आपके सामने टेबल में रीजंस फॉर डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। तो ये कॉलम्स क्या बने हैं, पहला कॉलम है रीजंस का, दूसरा कॉलम बनाया है मैंने कैश बुक का, थर्ड कॉलम बना है पासबुक और ये फोर्थ कॉलम है BRS स्टैंड्स फॉर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, तो अब डिफरेंस की टोटल 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, राइट। तो अब वन बाय वन हम अपनी चारों रीजंस को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल, राइट। तो अब देखें बेटे, डिफरेंस की पहली रीजन वो क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब चेक इशूड होते क्या हैं सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है। तो चेक इशूड क्या है बेटे, जब बिजनेस ने किसी पर्सन के पैसे देने हों तो उस वक्त अगर बिजनेस उस पर्सन को कैश देने की बजाय चेक दे दे तो वो चेक इशूड कहलाता है। तो ये जो चेक इशूड है ये बेसिकली बिजनेस की पेमेंट होती है, ठीक है ना। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो चेक इशूड है इसको हम कैश बुक में फिर कहाँ लिखते हैं, पेमेंट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो हम इसको अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। तो लाइक ये एक पेमेंट हुई है आपकी 10,000 की वसीम को, ठीक है ना। तो आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में लिख दिया जी कि 10,000 की पेमेंट हो गई, राइट। तो हम पेमेंट साइड कैश बुक में चूंकि क्रेडिट साइड होती है तो हम इसको अपनी चेक इशूड को अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख चुके होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, ये बन गया चेक इशूड कि हमने चेक इशूड हमारी पेमेंट है, हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख दिया इसको। अब वो पर्सन जिसको हमने चेक इशू किया था, ठीक, चेक दिया था, उसके पास उस चेक को कैश कराने के टोटल 6 मंथ्स हैं, ठीक। तो उसको ये चाहिए था कि जिस मंथ में हमने उसको चेक दिया है वो उसी मंथ में जाके हमारे अकाउंट से उसके पैसे विड्रॉ कर ले। उस पर्सन ने ये डिसाइड किया, उस पर्सन ने ये डिसाइड किया कि वो इस मंथ इन पैसों को, इस चेक को अकाउंट से निकलवाएगा ही नहीं, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ में निकलवाएगा, ठीक। तो जो हमारे बैंकर्स हैं वो हमारे इस चेक की पेमेंट उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो पार्टी जिसको हमने चेक दिया था वो जाके उस चेक को हमारे अकाउंट से निकलवा ना ले, ठीक है। तो अब हमने तो चूंकि हर मंथ की लास्ट डेट पे रिकन्सिलिएशन बनानी होती है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमें हर मंथ की लास्ट डेट पे स्टेटमेंट भेजना, ठीक। तो अब जब बैंक हमें स्टेटमेंट भेजेगा तो चूंकि उस पर्सन ने जाके हमारे अकाउंट से इस मंथ पैसे निकलवाए ही नहीं, ठीक। तो जब बैंक हमें स्टेटमेंट भेजेगा तो वो बता रहा होगा कि ये अमाउंट आपके अकाउंट से नहीं निकली है, जबकि हमने जैसे ही पेमेंट की इस मंथ के दौरान हमने अपनी बुक की, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपनी बुक में लिख दिया कि ये पेमेंट हो गई है, जबकि बैंक कह रहा है आपके अकाउंट से ये पैसे नहीं निकले हैं। क्यों, इसलिए कि बैंक उस वक्त तक पेमेंट करेगा ही नहीं जब तक वो पर्सन जिसको हमने चेक दिया था वो जाके उसे हमारे अकाउंट से विड्रॉ ना कर ले, ठीक है। तो इसलिए फिर पूरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम इसको अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से लिख देते हैं, ठीक है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐसे क्या कहा जाता है, अनप्रेजेंटेड चेक। तो अब इस चेक इशूड को हमने अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख दिया हुआ है इस मंथ में, लेकिन बैंक के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है,
ठीक है, अब हमने क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन डिफरेंस आ गया, अब हमने इसको बैंक रिकंसिलिएशन में सेटल करना है। तो अब जब बैंक रिकंसिलिएशन बनेगी तो हम इसको उठा के, क्रेडिट था ना, रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो बेटे ये जो दो कॉलम है ना, कैश बुक एंड पासबुक, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए बनाए गए हैं कि हुआ क्या है। ठीक है ना, अदरवाइज जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बननी है तो ये दो कॉलम आपने नहीं बनाने हैं। राइट, आप स्ट्रेट रीजन वाला कॉलम लिखेंगे और सिर्फ BRS वाला कॉलम बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला। तो अब आप यहाँ पे सेफली ये कह सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में भी चेक इशूड आएंगे आपने हमेशा उनको रिकंसिलिएशन बनाते वक्त डेबिट कर लेना है। लॉजिक इसके अगेंस्ट क्या है, क्योंकि चेक इशूड हमारी पेमेंट है, हमने अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख दिया हुआ है इसे, बैंक ने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की है, इसलिए ये कहलाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। समराइज करके लिख देंगे अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक, और रिकंसिलिएशन बनाते वक्त हम इसको कर देंगे डेबिट। ये हमारी डिफरेंस की पहली रीजन बेटे कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बेटे हम अपनी सेकंड रीजन की तरफ। तो सेकंड रीजन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब सबसे पहले हमने देखना है कि चेक डिपॉजिटेड होता क्या है। तो देखें बेटे, जब हमने अपने किसी कस्टमर से पैसे लेने हों और वो कस्टमर हमें कैश देने की बजाय चेक दे दे, तो उस चेक को हमें क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है। ठीक है ना, तो हमने जब कैश बुक पढ़ी थी तो उसमें क्या कहते थे हम लोग कि जब भी हमें चेक रिसीव होगा हम उसे अपनी कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर चेक रिसीव होकर डिपॉजिट हो गया है तो हम कहाँ लिखते हैं फिर, कैश बुक की डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में लिखते हैं। तो सपोज ये 30,000 का एक चेक हमें रिसीव हुआ जी, ठीक है ना, तो हमने इसको डिपॉजिट करवा दिया अपने अकाउंट में, तो ये अमाउंट डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में आ जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक कस्टमर से चेक रिसीव किया और उसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, तो हमने अपनी बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया कि ये पैसे हमारे अकाउंट में चले गए हुए हैं। राइट, अब चूंकि हम जब चेक के जरिए डील कर रहे होते हैं तो वो जो चेक होता है वो क्रॉस चेक होता है। ठीक, बैंक उस चेक को क्लियर करने पे थोड़ा सा टाइम पीरियड ले लेता है। लोकल चेक की सिचुएशन में 3 दिन लग जाते हैं और आउट स्टेशन चेक की सिचुएशन में तकरीबन 10 दिन, 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो ओवरऑल एक चेक को क्लियर होने पे 3 से 10 दिन का टाइम पीरियड लग सकता है। ठीक है, तो अब अगर इसके इन बिटवीन, ठीक, 3 से 10 दिन के इन बिटवीन अगर हम लोगों की मंथ की लास्ट डेट आ गई हुई है तो फिर बैंक ने उस चेक की कलेक्शन नहीं की होगी। हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट करवाया हमने अपनी कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया कि ये चेक डिपॉजिट हो गया हुआ है हमारे अकाउंट में। ठीक है, अब बैंक जोन सा है, चूंकि मंथ की लास्ट डेट आ चुकी थी 3 से 10 दिन के दरमियान, तो बैंक क्लोजिंग करके जब भेजेगा तो उसने हमारे उस चेक को अभी तक हमारे अकाउंट में कलेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो बैंक ने उसे फिर अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ। हमने अपनी बुक में डेबिट साइड पे लिख दिया कि पैसे जमा हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं। बैंक कह रहा है अभी तक हमारे मुताबिक ये पैसे डिपॉजिट नहीं हुए हैं, हो जाएंगे आने वाले चंद दिन में, लेकिन चूंकि मंथ की लास्ट डेट आ गई है तो अभी तक हमने इसको डिपॉजिट आपके अकाउंट में नहीं किया है, इस वजह से डिफरेंस आ जाएगा। तो अब जब हम रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो वहां पर हमने इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, उठा के इसको, डेबिट था अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये पूरी स्टेटमेंट है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय इसको समराइज करके हम क्या लिखते हैं, अनकलेक्टेड चेक्स। क्या लिखते हैं जी, अनकलेक्टेड चेक्स। तो अनकलेक्टेड चेक्स को हमने हमेशा आप क्या कर देना है, ये दो कॉलम अगर आप छोड़ दें तो ये हमेशा क्रेडिट हो जाएंगे। चेक इशूड हमेशा डेबिट होंगे और चेक डिपॉजिट हमेशा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, अब ये जो दो कॉलम है ये जस्ट लॉजिक समझाने के लिए है। राइट, अब सुनिएगा बेटे, ये जो फर्स्ट 2 रीजन है ना, चेक इशूड और चेक डिपॉजिट, इन दोनों रीजंस को हमसे मुराद बिजनेस है, बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में लिख चुका हुआ होता है। जो बैंक है ना उसने इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होता है, इस वजह से डिफरेंस आता है। रिकंसिलिएशन बनाते वक्त इनको उलट देंगे। ठीक है, अब अगली जो 2 रीजन है ना, थर्ड और फोर्थ रीजन, उन दोनों रीजंस को अब बैंक ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ होता है, उन दोनों रीजंस का रिकॉर्ड हमारी कैश बुक के अंदर मौजूद नहीं होता है, इस वजह से फर्क आता है। ठीक है, तो उनको भी फिर हम रिकंसिलिएशन बनाते वक्त रिवर्स कर देंगे। अब थर्ड और फोर्थ रीजन क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लें बेटे, थर्ड रीजन है हमारी क्रेडिटेड मेड बाय बैंक बट
नॉट शोन इन कैश बुक। तो अब आप देखें क्रेडिटेड के साथ विद इन ब्रैकेट मैंने लिखा है इंक्रीज इन अकाउंट, ठीक है। अब क्रेडिटेड मेड बाय बैंक होते क्या है बेटे, जब बैंक किसी भी वजह से हमारे अकाउंट में पैसों का इंक्रीज दे दे, हमें इंटीमेट किए बगैर, ठीक है, हमारे नॉलेज में लाए बगैर हमारे अकाउंट में पैसों का इंक्रीज दे दे, तो वो क्रेडिटेड मेड बाय बैंक कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने जो अपना बैंक के साथ अकाउंट ओपन किया था वो PLS अकाउंट था, तो PLS स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, जिसे सेविंग अकाउंट कहते हैं आप, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, मंथ के एंड पे जितने भी आपके अकाउंट में पैसे मौजूद होते हैं उन पे आपको इंटरेस्ट दे देता है, ठीक। अब बेटे पता आपको भी होता है कि ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, कितना मिलेगा और किस डेट पे मिलेगा ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। इसका पता हमें कब चलता है, जब बैंक मंथ के एंड पे स्टेटमेंट बना के भेजता है ना, वहां वो मेंशन करता है कि भाई हमने आपके अकाउंट में इतने पैसे जो से इंटरेस्ट के नाम से ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, पहले हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो ये क्रेडिटेड मेड बाय बैंक की एग्जांपल है। तो जब भी बैंक किसी भी वजह से हमारे अकाउंट में पैसों का इंक्रीज दे देगा वो क्रेडिटेड मेड बाय बैंक कहलाएगा। तो बैंक ने इसे अपनी पासबुक में क्रेडिट किया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है क्रेडिटेड मेड बाय बैंक, तो बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन इसका रिकॉर्ड हमारी कैश बुक में मौजूद नहीं है। इसलिए अब जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी थर्ड रीजन हो गई। अब फोर्थ रीजन क्या है बेटे, जिस तरह बैंक हमारे अकाउंट में पैसों का इंक्रीज दे देता है, इसी तरह सम टाइम वो हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट भी कर लेता है। तो जब बैंक हमें बताए बगैर, इंटीमेट किए बगैर हमारे अकाउंट से डिफरेंट सर्विस चार्जेस की डिडक्शन कर ले तो वो डेबिटेड मेड बाय बैंक कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने जब अकाउंट ओपन किया तो आपने बैंक से कहा, रिक्वेस्ट की थी कि हमें चेक बुक जो सी है वो इशू की जाए, तो बैंक आपको जब चेक बुक देता है तो वो आप लोगों से उसके पैसे उस वक्त चार्ज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे बैंक के पास पड़े होते हैं, मंथ एंड पे वो खुद ही उसमें से डिडक्शन करके आपको स्टेटमेंट के जरिए इंटीमेट कर देता है कि आपके अकाउंट से हमने चेक बुक के पैसे काट लिए हैं। या आप ATM कार्ड भी यूज़ करते हैं, तो ATM कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक उसके भी सर्विस चार्जेस एनुअल बेसिस पे डिडक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, जब भी बैंक हमारे अकाउंट से पैसों का डिडक्शन कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, डेबिटेड मेड बाय बैंक। तो अब यहाँ लिखा हुआ है डेबिटेड, विद इन ब्रैकेट मैंने लिखा है डिक्रीज इन अकाउंट, मेड बाय बैंक बट नॉट शोन इन कैश बुक। तो बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए हैं, तो ये डेबिटेड मेड बाय बैंक है। तो पासबुक में बैंक ने इसको डेबिट किया हुआ है, लेकिन जो हमारी कैश बुक है उसमें इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन बनाते वक्त इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो लें जी, तो अब ये आप लोगों के दो जो कॉलम है ना, कैश बुक और पासबुक, ये बीच में से अब हट गए, चारों रीजन डिस्कस हो गई ना। तो अब ये दो कॉलम आपने नहीं बनाने हैं, ये जस्ट आपको लॉजिक समझाने के लिए बताया गया था। अब आपने क्या करना क्या है, हमेशा चेक इशूड जब भी आएंगे आपने हमेशा इनको बैंक रिकंसिलिएशन में डेबिट करना है, चेक डिपॉजिट जब भी आएंगे आपने हमेशा इनको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट करना है, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक जब भी आएंगे आपने इनको रिकंसिलिएशन में डेबिट कर देना है, और डेबिटेड मेड बाय बैंक जब भी आएंगे आपने रिकंसिलिएशन में इनको क्रेडिट कर देना है, ठीक है। अब देखें बेटे, ये जो हमारी फर्स्ट टू रीजंस है ना, चेक इशूड और चेक डिपॉजिट, ठीक, जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इनके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेटमेंट देखते ही आपको फौरन पता चल जाएगा ये चेक इशूड है और ये चेक डिपॉजिट है। चेक इशूड है तो आप उसको डेबिट कर लेंगे, चेक डिपॉजिट है तो आप उसको क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। हमारे लिए जो प्रॉब्लम एरिया होगा ना वो आखिरी दो रीजन है, क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट के हवाले से बेटे ये है कि सम टाइम वो क्वेश्चन के अंदर खुद मेंशन कर देता है कि कौन सी चीज डेबिट हुई है और कौन सी चीज क्रेडिट हुई है। अगर तो वो मेंशन कर देगा तो वहां पे हमारे लिए हो जाएगी आसानी। प्रॉब्लम हमारे लिए वहां बनेगी जहां पे वो हमें मेंशन नहीं, लाइक अब अगर उसने कहा ना ये चीज क्रेडिट हुई है तो हम रिकंसिलिएशन में डेबिट कर देंगे, अगर वो कहता है कि डेबिटेड मेड बाय बैंक है तो आप इसे क्रेडिट कर देंगे। मसला वहां बनेगा जहां वो मेंशन नहीं करेगा। तो जहां वो मेंशन नहीं करता वहां पे फिर बेटे हमने खुद डिसाइड करना होता है कि ये क्रेडिट हुई है चीज या डेबिट हुई है। तो अब हमारे डिसीजन का क्या क्राइटेरिया होगा,
आप स्टेटमेंट की रीडिंग करें। स्टेटमेंट रीड करने के बाद अगर आपको पता चलता है जी कि इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आ गया हुआ है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? क्रेडिटेड मेड बाय बैंक कहलाएगा। आप इसको डेबिट कर देंगे। और अगर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे अकाउंट से पैसे कम हो गए हैं, तो फिर ये डेबिटेड मेड बाय बैंक कहलाएगा। आप रिकंसिलिएशन में इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना? ये आखिरी दो रीजन के लिए। अब देखें बेटे, अब ये जो मैंने मार्कर से 4 वर्ड्स लिखे हुए ना, ये हर स्टेटमेंट का कीवर्ड है। ठीक है ना? लाइक पहली स्टेटमेंट का कीवर्ड इशूड है, दूसरी का डिपॉजिटेड है, तीसरी का क्रेडिटेड है और चौथी का डेबिटेड है। तो अब जब क्वेश्चन आएगा ना, तो लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो चेक इशूड ही का वर्ड यूज करेगा। इस इशूड की जगह डिफरेंट वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं सुनिएगा ध्यान से। ये देखें, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख सकता है चेक इशूड। अगर चेक इशूड लिखा हुआ है तो आप इसको अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। ठीक है? हो सकता है वो लिखे चेक इशूड ना लिखे, वो लिख दे चेक ड्रॉन, तो चेक ड्रॉन का मतलब भी चेक इशूड ही है। आप इसको भी अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट कर लेंगे। वो लिख सकता है बेटे चेक पास्ट, तो चेक पास्ट को भी आप अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट कर लेंगे। वो लिख सकता है बेटे आउट गोइंग चेक, तो इसको भी आप अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से ही डेबिट करेंगे। तो अब चाहे वो चेक इशूड लिखे, चेक ड्रॉन लिखे, चेक पास लिखे या आउट गोइंग चेक लिखे, चारों का मीनिंग सेम है। इनको आपने अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट कर लेना है। ठीक है? इसी तरह जो दूसरी स्टेटमेंट थी चेक डिपॉजिटेड, तो लाजमी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में चेक डिपॉजिटेड ही का वर्ड यूज करे। डिपॉजिट की जगह डिफरेंट वर्ड यूज हो सकते हैं। अब वो क्या क्या है ये रहे आपके सामने। चेक डिपॉजिटेड, ठीक, अगर लिख देता है तो तब भी आपने इसको अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट करना है। अगर वो चेक पेड लिख देता है तो तब भी आपने इसको अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देना है। अगर वो चेक सेंट लिख देता है तो तब भी आपने इसको अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देना है। अगर वो ओमिटेड चेक लिख देता है तो इसको भी आपने अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर लेना है। और अगर वो चेक रिसीव लिख देता है तो इसको भी आपने अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देना है। तो इन पांचों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है। मींस चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड, चेक सेंट, ओमिटेड चेक या रिसीव चेक, पांचों सेम, वन एंड सेम थिंग है। ठीक है? आपने इनको क्या करना है? पांचों स्टेटमेंट को अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देना है। ठीक है? अब तीसरी और चौथी रीजन है क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक। तो इसके हवाले से अभी हमने क्या कहा? क्रेडिटेड और डेबिटेड के हवाले से वो सम टाइम क्वेश्चन में बताएगा कि ये क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है। तो जहां वो बता देगा वहां मसला खत्म। प्रॉब्लम कहां होगा? जहां वो बताएगा नहीं। ठीक है? तो आपने का उसका सोल्यूशन क्या है? जब वो नहीं बताएगा तो वहां हमने खुद डिसाइड करना है। तो डिसीजन का क्या क्राइटेरिया होगा? आप स्टेटमेंट को रीड करें। अगर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चलता है कि जी इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे इंक्रीज हो गए हैं, तो फिर ये क्रेडिटेड बाय बैंक कहलाएगा। आप इसको डेबिट कर लेंगे। और अगर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे अकाउंट से पैसे कम हो गए हुए हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में डिक्रीज आया है, तो फिर आप इसको डेबिटेड मेड बाय बैंक कहेंगे और बैंक रिकंसिलिएशन बनाते वक्त आप इसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है? तो बेटे अब आप लोगों ने क्या करना है? ये बीच में से टेबल भूल जाएं। ये जो मैंने लिखा है ना 4 कॉलम वाला, इसको बीच में से हटा दें। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है ना वो ये है, ये 4 लाइंस हैं। ठीक है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 2 बुक्स कंपेयर हो रही होती हैं, एक कैश बुक और दूसरी पासबुक। कैश बुक बिजनेसमैन बना रहा होता है और इसका बैलेंस डेबिट होता है, और पासबुक को बैंकर्स बना रहे होते हैं और इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। कैश बुक को कस्टमर रिकॉर्ड भी कहते हैं और पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है? ये पता होना चाहिए। और उसके बाद ये 4 स्टेटमेंट्स आपको ये खास तौर पे ये आपने याद करनी है। ठीक है? इशूड, ड्रॉन, पास या आउटगोइंग अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट हो जाएंगे। ठीक है? डिपॉजिटेड, पेड, सेंट, ओमिटेड और रिसीव्ड ये अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है? अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आया है तो ये क्रेडिटेड बाय बैंक होगा, रिकंसिलिएशन में डेबिट कर देंगे। अकाउंट में पैसों का डिक्रीज आया है तो ये डेबिटेड बाय बैंक कहलाएगा, आप इसको रिकंसिलिएशन में क्रेडिट कर देंगे। तो अब आपने सिंपल ये 4 लाइंस एज इट इज याद कर लेनी है। अगर ये 4 लाइंस आपको आती हैं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके लिए मसला ही नहीं रहा। ठीक है? ये मसला नहीं रहेगा। तो लें बेटे, ये हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से ब्रीफ डिस्कशन जो सी है वो हो गई। राइट? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक होगी बात? थैंक यू सो मच।